नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और बेहतरीन चैप्टर लेके आऊँ आपके लिए। क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन सबको हम सभी टीचरों ने एक पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में नोट्स बना के आपके लिए तैयार किया है। इस नोट्स को बनाने में बहुत सारे टीचर जो आपके बोर्ड का एग्जाम चेक करते हैं, उनका पूरा एक ग्रुप है। उन सभी के एडवाइस पर फिर ये नोट्स बनाए गए हैं। आप बिलीव मानिए, इस नोट्स को अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट पूरा स्टडी कर लिया तो फिर आपका एग्जाम जो जाएगा वो बिल्कुल 100% लेवल पे जाएगा। तो अगर आप में से कोई 100% मार्क्स चाहता है कि एक वीडियो में उसका सब कुछ कवर हो जाए, एवरीथिंग, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, इसमें बच्चों सब कुछ इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए एक बेहतरीन सफर पर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मेटल एंड नॉन मेटल। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ मेटल। मेटल होते क्या है, मेटल की डेफिनेशन क्या देनी है आपको। बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है ये नोट्स। तो अगर आप ये आंसर लिखोगे तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी देख चुका हूं कि हमारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड इनको याद करके जाते हैं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है, मेटल क्या है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं विच कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो कि आसानी से पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकते हैं। दोबारा, मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो आसानी से पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ना लूज करते हैं, और जो भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो हमेशा पॉजिटिव आयंस ही बनाएगा। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। 2-3 एग्जांपल याद करो मेटल्स के, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आसान है, आसानी से याद भी हो जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल। मेटल्स आर एलिमेंट। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इजिली पॉजिटिव आयन बनाते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, etc। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है, व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मेटल के कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। तो पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। फर्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो फर्स्ट पॉइंट यही हमारा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सेकेंड पॉइंट, मेटेलिक लस्टर। ये भी हमने पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं उनका लस्टर सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल के जो सरफेस होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, चमकदार होते हैं। थर्ड, स्ट्रेंथ। देखिए, मेटल्स हमेशा जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट होने की पावर, बॉइलिंग पॉइंट यानी मेटल की बॉयल होने की पावर। तो मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हालांकि इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे कि मेलिएबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या होता है, बट अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल पढ़ रहे हैं, तो आप मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी समझ लीजिए। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल से हम वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कॉपर वायर आते हैं, सिल्वर वायर आता है, यूज किया जाता है इनका। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल से हम लोग वायर बना सकते हैं, ये इसकी डक्टाइल नेचर होता है। तो डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल से हम वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी बीटेड इनटू थिन शीट। मेटल को पीट पीट के शीट बनाया जा सकता है। फॉइल पेपर आपने सबने देखा होगा, जिसमें हम जो रोटी वगैरह होते हैं वो पैक करते हैं, फॉइल पेपर, तो वो भी मेटल से बनता है। तो मेटल को हम अगर हम बीटन करें, उसको पीटें, तो हम थिन शीट, पतला शीट बना सकते हैं विद अ हैमर। इसे बोलते हैं मेलिएबल। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल से हम लोग वायर बना सकते हैं
और मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को पीट पीट कर हम इसे शीट बना सकते हैं। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स आर क्वाइट हार्ड, मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं और इनकी जो है डेंसिटी होती है वो हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है मेटल्स के अंदर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। अभी एक पॉइंट आया था ऊपर मेलिएबिलिटी, तो अलग से भी मैंने कवर किया है इसको, ताकि अगर डिफरेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है कि मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ये एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू, जिसका मतलब होता है ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। हम इसको पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का बाय विच, जिसका ये मतलब होता है कि इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, इट कैन कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। हम मेटल से थिन शीट बना सकते हैं, पतली शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेज था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है हर पेज में आपको रिवाइज कराता हूं। मेटल्स क्या होता है? ये एलिमेंट्स होते हैं जो इजीली अपने पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कौन कौन से होते हैं? तो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस सरफेस होता है इनका, इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है इनका। मेलिएबिलिटी, इसका मतलब बताया था कि मेटल से हम वायर कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल को पीट कर शीट बना सकते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल से हम लोग वायर कन्वर्ट कर सकते हैं। डेंसिटी, मेटल की हाई डेंसिटी होती है, ज्यादा डेंसिटी पाया जाता है मेटल के अंदर। मेलिएबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज मेलिएबिलिटी? तो मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ये एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके द्वारा इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसको हम बीट करके इसके शीट बना सकते हैं, जो मैंने फॉइल पेपर का आपके लिए एग्जांपल भी लिया था। ठीक है, गोल्ड वगैरह देखते हो ना, गोल्ड वगैरह के अलग अलग शेप पाए जाते हैं, ज्वेलरी के रूप में यूज होता है। तो वो इन दोनों कैरेक्टर के कारण, जो गोल्ड के, सिल्वर के जो ज्वेलरी पाए जाते हैं अलग अलग शेप में पाए जाते हैं ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलग अलग शेप में क्यों कन्वर्ट होते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी है जिसके कारण, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी के कारण ज्वेलरी के अलग अलग शेप पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा स्टार्ट होता है डक्टिलिटी। हालांकि मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, बट मैंने अलग से भी इसके लिए कवर किया है, ताकि अगर डिफरेंट क्वेश्चन बन के आता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। बाय वर्च्यू ऑफ इट, जिसका ये मतलब होता है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम मेटल से वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 5 आता है सोनरिटी की। सोनरिटी क्या होता है? व्हाट इज सोनरिटी? सोनरिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टर होती है, टू एमिट अ डीप सोनरेंट साउंड, जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब पीटना। अगर आप मेटल को पीटोगे तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल को पीटने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सोनरिटी कहा जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल का। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सोनरिटी, तो आप बताओगे सोनरिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। ये मेटल की एक ऐसा कैरेक्टर है टू इमिट अ डीप रेजोनेंट साउंड, जो कि एक डीप रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन स्ट्रक। अगर आप मेटल को स्ट्रक करोगे तो एक डीप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो मेटल जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आपने स्कूल के बेल देखे होंगे, आजकल तो इलेक्ट्रिक बेल आ गए, बट पहले जमाने में अगर आपने मूवी वगैरह देखा होगा तो वहां पर घंटी होती थी, स्कूल की घंटी होती थी ना, उसको पीटा जाता था तो आवाज आती थी टन 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 टन। तो मेटल से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये इसकी सोनरिटिक कैरेक्टर होता है ना। यहां पर मेटल कंप्लीट होगा। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, यहां पर आपका मेटल कंप्लीट हो गया। हमने पहले मेटल की डेफिनेशन जानी, उसके बाद मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जाना, जो मेन पॉइंट थे जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरिटी, इनको अलग से जान लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल, जो कि मेटल का जस्ट अपोजिट होगा। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स। नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म नेगेटिव आयन, जो हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अगर आप ध्यान दो तो मेटल का जस्ट अपोजिट है नॉन मेटल। अगर मेटल याद हो जाता है तो नॉन मेटल आपको अपने आप याद हो जाएगा। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। क्योंकि जितने भी नॉन मेटल होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं।
और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना वो हमेशा नेगेटिव आयन ही बनाएगा। अगर आपको 9th क्लास याद हो तो चैप्टर 3 के अंदर एक टेबल था, उसमें लिखा हुआ था क्लोरीन नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव। इसका ये मतलब है, सोडियम पॉजिटिव का मतलब है सोडियम एक मेटल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए पॉजिटिव आयन है। ये एक नॉन मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए नेगेटिव आयन बनाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो नॉन मेटल क्या है? तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा नेगेटिव आयन बनाएगा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, दीज आर द नॉन मेटल। आप क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हो यहां पर। नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो मोस्टली आप मेटल का अपोजिट कर दो तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी। फर्स्ट, नॉन मेटल आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं। हल्का सा ही आप प्रेशर डालोगे ना तो ये टूट जाएगा। ये बच्चे मुझसे पूछते हैं ब्रिटल वर्ड का मतलब, तो ब्रिटल जैसे बिस्कुट आप हल्का सा प्रेशर डालो टूट जाता है ना, उसे बोलते हैं ब्रिटल। हिंदी में भंगूर कहते हैं। हल्का सा भी प्रेशर डालोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा उस। तो नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। दे कैन नॉट बी बीटन इन टू शीट, आप इससे शीट नहीं बना सकते क्योंकि आप उसे मारोगे वो टूट जाएगा, तो शीट नहीं बनेगा इससे। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इससे आप वायर नहीं बना सकते। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इन टॉपिकों पर क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि मोस्टली आप में से बच्चों को पता भी होगा, बट नोट डाउन आप सारे कर लेना, ठीक है। नॉन मेटल्स आर डल, इनका नेचर जो होता है वो डल होता है, लस्टर्स नहीं होता, चमकते नहीं है ये लोग। नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। आपने मेटल में क्या पढ़ा था? उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट कि नॉन मेटल के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों लो होता है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। मेटल में हाई डेंसिटी था, नॉन मेटल में लो डेंसिटी है। तो सीधी सी बात है, जिसको मेटल की प्रॉपर्टी याद हो जाए मोस्टली उसको नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अपने आप याद हो जाएगा। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड के फॉर्म में भी और गैस के फॉर्म में भी, तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो थे वो इस पेज का कंप्लीट मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको डक्टिलिटी बताया। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिससे हम वायर बना सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। सोनिटी का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर होता है मेटल का जिससे अगर हम उसको स्ट्रक करें, मेटल को स्ट्रक करें तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। नॉन मेटल क्या होता है? तो नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म नेगेटिव आयन, जो हमेशा नेगेटिव आयन बनाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। एग्जाम्पल हाइड्रोजन और कार्बन या फिर क्लोरीन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ ये नॉन मेटल के, तो ये ब्रिटल होते हैं, इनसे आप शीट नहीं बना सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, डल नेचर होता है इनका, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है। उसके बाद नॉन मेटल की लो डेंसिटी पाई जाती है और ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर पर, जो भी लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आपने अगर मेटल और नॉन मेटल की बेसिक जानकारी हासिल कर ली, अभी आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन दोनों के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर ली कि भाई मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं जो मेटल होते हुए भी उनका कैरेक्टर जो है मेटल जैसा नहीं है और नॉन मेटल होते हुए भी नॉन मेटल जैसा कैरेक्टर नहीं है। इसके लिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अब तक जो आपने पॉइंट करें उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है क्योंकि पेपर में इनमें से पूछा जाता है। ये बात बच्चों सबको पता है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है। ये सब 8th क्लास में कवर हो गया था क्योंकि आप 8th क्लास की बुक खोलोगे वहां भी चैप्टर आपको मिलेगा मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये सब चीज तो 8th में कवर था, बट हमारे सिलेबस में था 10th में, तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। नाउ ये जो पॉइंट आप पढ़ोगे ये स्पेशल है, इनको ध्यान से पढ़ के जाना। फर्स्ट पॉइंट, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। ध्यान सुना आपने, हु इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, कौन सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है? तो आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? तो गोल्ड, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल।
1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर वायर तार बना सकते हो। तो गोल्ड जो होता है वह सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड से आप सबसे पतला तार वायर बना सकते हो। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टिलिटी। नाउ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो डेट इज सिल्वर एंड कॉपर। पहले नंबर पे सिल्वर बोलना, उसके बाद ऑप्शन आए तो कॉपर। हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो सिल्वर, उसके बाद कॉपर। मरकरी इज अ मेटल, मरकरी एक मेटल है, एग्जिस्ट एट लिक्विड, लेकिन ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अलग से पढ़ के जाने हैं और इन्हीं पॉइंट को ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर में एग्जाम में जो आता है वो इनमें से आता है। अगला, गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए गैलियम और सीजियम ये भी मेटल है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर आप हथेली पे भी इन मेटल को रख लो ना, अगर आप गैलियम और सीजियम को अपने हथेली पे भी रख लो तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ये बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। गैलियम और सीजियम को अगर आप अपने पाम पे रख लो, अगर आप हथेली पे रख लो तो ये बर्फ की तरह मेल्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे मेटल हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, इज अ नॉन मेटल। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट इट इज लस्ट्रस, लेकिन ये चमकीला होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक्सेप्शंस केसेस है। ये वो केसेस हैं कि मेटल होते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है और नॉन मेटल होते हुए भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। डायमंड हम सबको पता है, ये एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का, कार्बन के फॉर्म में पाया जाता है ये, और ये नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नॉन, एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। डायमंड एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होते हुए भी ये बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इवन इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा होता नहीं है। बट डायमंड एक्सेप्शन केस है। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ज्यादा हार्ड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई पाया जाता है। ग्रेफाइट ये भी एक नॉन मेटल है, और ये भी एलोट्रॉप्स है कार्बन का। कार्बन के एलोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं बच्चों, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल रिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ही इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल होते हुए भी ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक्सेप्शन केस आपको याद करके जाना है। 9 पॉइंट पे आगे, एल्केली मेटल्स। देखिए एल्केली मेटल्स कौन होता है, तो सबसे पहले इनके एग्जांपल याद कर लीजिए। एल्केली मेटल्स में ये सब आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको बोलते हैं एल्केली मेटल्स। इनको स्पेशल नाम दिया गया है एल्केली मेटल्स। इवन ये भी आ जाता है ना कि एल्केली मेटल्स क्या है, या एग्जांपल दो एल्केली मेटल्स के, तो आप एल्केली मेटल्स का 3 नाम तो याद कर ही सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्केली मेटल्स होते कौन है? ऐसे मेटल जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, ऐसे मेटल जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, इतना सॉफ्ट कि आप उसे चाकू से, नाइफ से काट सको, उनको स्पेशल ग्रुप में नाम दिया गया एल्केली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एल्केली मेटल है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विद अ नाइफ, आप इनको कट कर सकते हो नाइफ से। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी लो डेंसिटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो डेंसिटी भी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, किनकी? एल्केली मेटल्स की। तो कितने कुछ हमने जाना। एल्केली मेटल कौन होता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको आप आराम से चाकू से काट सकते हो, इनकी जो डेंसिटी होती है या मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा लो होता है। लास्ट एक्सेप्शन की लास्ट है ये, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। एक ऐसा एग्जाम्पल दो मेटल का विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट का पुअर कंडक्टर हो। तो आंसर लेड आएगा। ये आपके बुक से क्वेश्चन लिया है मैंने, आपके बुक से ही लिया गया है।
एक ऐसा एग्जांपल दो मेटल का जो कि पुअर कंडक्टर हो हीट का, तो लेड आप आंसर दे सकते हो, पीबी जिसका फॉर्मूला होता है, तो लेड आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये थे इस पेज के, इस वाले टॉपिक को अलग से करेंगे क्योंकि यहां पर आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। इस पेज में हमने पढ़ा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जैसे ही लिखा हुआ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम पर्पज से देख रहे हो तो इन पॉइंटों को जरूर करके जाना। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल होता है। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है हीट का, तो सिल्वर, और सिल्वर के बाद नंबर आता है कॉपर का। मरकरी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। गैलियम एंड सीजियम मेटल हैं लेकिन इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इवन अगर आप ये मेल्ट हो जाएगा अगर आप इसे पाम पे रखोगे, अगर आप अपने पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे, तो ये मेल्ट हो जाएगा बर्फ की तरह। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट ये लस्ट्रस होता है। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इवन इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एल्कैली मेटल्स के 3 एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एल्कैली मेटल्स। एल्कैली मेटल्स कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनको आप कट कर सकते हो नाइफ से। इनका लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल दो ऐसा मेटल का जो कि पुअर कंडक्टर होता है हीट का, तो हीट का पुअर कंडक्टर होता है लेड। लेड इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। यहां से आपका मेन चैप्टर का जो है रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जैसे आपने चैप्टर 2 में रिएक्शन याद किया था ना, वैसे ही आपको यहां पर याद करना पड़ेगा एक फॉर्मूले की तरह। जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं ना, आपको वैसे ही इनको याद करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाता है भाई रिएक्शन बताओ मेटल एंड वाटर का, कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, याद हो जाएगा। व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आप इस चीज को हम रिएक्शन के फॉर्म में भी देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन के फॉर्म में देखिए एक बार, आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा मेटल प्लस वाटर, कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। हम इसके एग्जांपल भी लेंगे, एग्जांपल बहुत सारे नीचे देखिए, ये रहा एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल। तो एग्जांपल है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बट रिएक्शन आप याद कर लेना। व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों यहां पर हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम बस यही पढ़ के छोड़ देते हैं, रिएक्शन पढ़ लिया और अपना काम हो गया। बट आजकल एग्जाम में ऐसा नहीं आता। आजकल एग्जाम में केस स्टडी बेस आती है, और केस स्टडी समझने के लिए हमें पूरा मेटल और वाटर का जो प्रोसेस है वो समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बहुत सारा आपको पॉइंट ऐड करने वाला हूं। हमें ये तो पता लग गया कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनेगा, बट ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे सेकेंड केस, मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड आपने बनाया अभी भी, डेट आर सोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में सोल्यूबल है, डिजोल्व इन इट, उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। मेटल ऑक्साइड डेट आर सोल्यूबल इन वाटर, वो मेटल ऑक्साइड जो कि सोल्यूबल है वाटर में, वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में और वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हमने यहां पर एक चीज और जाना कि जब कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। आगे पढ़ते हैं। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, अब ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ध्यान रखना आप। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, मेटल जैसे कि पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। सोडियम एंड पोटेशियम बच्चों कोल्ड वाटर के साथ ना बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट, ये जो रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता है एंड एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन, इस रिएक्शन से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा इमीडिएटली कैच फायर, वो आग पकड़ लेता है। समझ में आया आपके मैं क्या कह रहा हूं कि सोडियम और पोटेशियम जैसे जो मेटल होते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम जैसे मेटल जो होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट,
सोडियम और पोटेशियम के केस में रिएक्शन जो होता है बहुत ज्यादा वायलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक आपको याद होगा, हीट प्रोड्यूस करने वाला। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन, इस रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो इमीडिएटली कैच फायर, वो आग को पकड़ लेती है। रिएक्शन समझिए, ये सोडियम है, ये कोल्ड वाटर है। जब सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आप देख रहे हो यहां, सॉरी बच्चों, पोटेशियम है। पोटेशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम को हमें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखना पड़ता है। पोटेशियम एंड सोडियम जैसे मेटल को हमें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखना पड़ता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम एंड वाटर हमने पढ़ लिया कि जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और प्लस में हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, अगर कैल्शियम रिएक्ट करे वाटर के साथ तो इज लेस वायलेंट, तो वो इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होगा, मतलब आग नहीं पकड़ेगा। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। When calcium react with water, it produce calcium hydroxide and hydrogen gas. But इस रिएक्शन के अंदर वायलेंटली नहीं होगा, मतलब आग नहीं पकड़ेगा। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है ना वो वाटर पे फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कैल्शियम वाटर पे फ्लोट क्यों करता है, तैरता क्यों है? कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं फॉर्म, जो रिएक्शन के कारण जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ था ना, उसके जो बबल्स होते हैं वो स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। उस बबल्स से जो मेटल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और वो तैरने लगते हैं पानी के ऊपर। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, अभी मैंने आपसे कहा था कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि कैल्शियम जो होता है वाटर पर फ्लोट करता है। तो क्वेश्चन यहां बनता है व्हाई कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर, कैल्शियम वाटर पर फ्लोट क्यों कर रहा है? तो आप आंसर दोगे कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट करता है बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस बनाता है रिएक्शन में, उसके जो बबल्स होते हैं उससे स्टिक हो जाते हैं सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल जो होता है उसके सरफेस से, बबल के सरफेस से चिपक जाते हैं और वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यही मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यही तो मैं आपको समझा रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, केवल रिएक्शन पढ़ा और हमें लगता है कि हमें आ गया, बट ऐसा नहीं है। ये केसेस हैं, ये केसेस आपको समझ के जाने पड़ेंगे। इनमें से क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है, पोटेशियम सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो कर रखते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ हम मैग्नीशियम पे वापस आते हैं। हमने जाना कि मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन यही मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहां भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो मैग्नीशियम है ना ये भी वाटर पर फ्लोट करता है जस्ट लाइक कैल्शियम। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू द बबल्स, उसी बबल्स के कारण ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो बनाता ना रिएक्शन में, उस बबल्स के कारण ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। उस बबल से चिपक जाते हैं ये जो मेटल होते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं। तो कैल्शियम भी फ्लोट करता है हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण, मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते, दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन
बट दे रिएक्ट विथ स्टेम, लेकिन ये स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यानी भाप के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने आपको 3 मेटल बताया बच्चों, तीनों के नाम आप याद रखिए, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन यही मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट वही बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, बट ये केसेस हैं। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लेड की बात करें, कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे स्टीम हो। 4 मेटल याद कीजिए जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि इस पेज पर हमने जाना क्या। सबसे पहले मैंने आपको बच्चों ये बताया कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मेटल ऑक्साइड जो सोल्यूबल होता है वाटर में, जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत ज्यादा वॉलेंटरी रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो इतना ज्यादा वॉलेंट रिएक्शन होता है कि इससे हाइड्रोजन गैस जो है आग पकड़ लेती है, इसलिए हमें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखना पड़ता है पोटेशियम और सोडियम को। यहां मैंने आपको बात किया था कि पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी। उसके अलावा कैल्शियम के बारे में बताया था कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इतना ज्यादा वॉलेंट रिएक्शन नहीं होता। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन कैल्शियम जो होता है वो स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर। कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, क्यों? ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण उसके बबल्स के सरफेस से मेटल जो होता है वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यही मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी फ्लोट करता है ये भी वाटर पर। क्यों फ्लोट करता है? ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण ये भी फ्लोट करता है। मेटल वो कौन से हैं जो कि ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते? तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर ये स्टीम हो, भाप हो, तो भाप के साथ ये जरूर रिएक्ट कर जाते हैं। वो कौन से मेटल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते? तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 ऐसे मेटल है जो कि वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। नाउ 10 पॉइंट पे आ चुके हम लोग। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो यहां भी पहले सिंपल हम फॉर्मूला याद करेंगे, फिर इसका केस याद करेंगे। केस आपको हर बार पढ़ के जाना है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये 2 चीज बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो आप कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल मैथ के फॉर्मूले की तरह होते हैं जो हर किसी को याद करना पड़ता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। बट इतना ही नहीं है, इसके बाद आपको केस भी याद करना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व। अब यही हाइड्रोजन गैस है ना, इवॉल्व नहीं होता। कब? व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड स्पेशल हो गया और एग्जाम में यही सब स्पेशल आते हैं। जो नॉर्मल है वो क्यों आएगा, वो सबको पता है। ये स्पेशल केस है कि वो कौन सा एसिड है जिससे जब मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, और ऐसा क्यों? तो मैं आपको रीजन बताऊंगा 1 बाय 1। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व। हाइड्रोजन है जो इवॉल्व नहीं होता व्हेन कोई मेटल रिएक्ट करे नाइट्रिक एसिड के साथ, वाटर बनता है। हाइड्रोजन की जगह वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्यों? इट इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। इट इज बिकॉज, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिजिंग एजेंट। क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिजिंग एजेंट होता है। ऑक्साइडिजिंग एजेंट कौन होता है? जो अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है। तो जब भी अपना ऑक्सीजन लूज कर देगा और हाइड्रोजन को दे देगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएगा। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड जो है वो जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, यहां पर वाटर आएगा। आपसे पूछेगा रीजन क्या है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, अपना ऑक्सीजन दे देता है, प्रोड्यूस टू वाटर, जिसकी वजह से वाटर बनता है
एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस, और अपने आप को रिड्यूस कर लेता है टू एनी वन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, चाहे वो नाइट्रोजन N2O हो या NO2 हो। इस प्रकार से NO भी हो सकता है या NO2 भी हो सकता है, कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो यहां पे आपको ये एक्सेप्शन केस याद रखना है कि जब नाइट्रिक एसिड किसी वाटर के मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब HNO3 जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा रिएक्शन की तरह। ये देखिए इसमें क्या लिखा था आपने, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मत लिखना, हाइड्रोजन की जगह वाटर लिखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सारे मेटल तो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना रहे थे, वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बना रहे थे, लेकिन नाइट्रिक एसिड स्पेशल क्यों है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडाइजिंग एजेंट होता है, ये अपना ऑक्सीजन लूज कर देता है और वो हाइड्रोजन, जो यहां पे हाइड्रोजन था ना, उसको दे देता है, जिसकी वजह से वाटर दिखाई दे रहा है हमें। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट है, अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, इसलिए हमें यहां पे वाटर दिखाई दे रहा है, और अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में। तो इस एक्सेप्शन केस आपको पढ़ के जाना है। नाउ अगला पॉइंट आता है एक्वारेजिया, रॉयल वाटर। एक्वारेजिया क्या होता है, रॉयल वाटर क्या होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में एक येलो ऑरेंज कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है जिसमें दो चीजों का मिक्सचर होता है, ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और दूसरा इसमें नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एक मिनट से हटा देता हूं, दोबारा सुन लीजिए बच्चों। एक्वारेजिया क्या होता है, रॉयल वाटर भी बोलते हैं इसको। एक्वारेजिया के अंदर, रॉयल वाटर के अंदर दो चीजों का मिक्सर होता है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला, और दूसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सर होता है इन द रेशियो ऑफ 3:1, और इसका रेशियो फिक्स है 3:1। इसका ये मतलब है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 3 लीटर लेते हैं तो हमें नाइट्रिक एसिड को 1 लीटर लेना पड़ेगा, ताकि 3 का जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। इट इज वन ऑफ द फ्यू रीजेंट, ये वो रीजेंट होता है डेट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, जो कि गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। तो एक्वारेजिया, व्हाट इज एक्वारेजिया, रॉयल वाटर क्या होता है? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होता है दो चीजों का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, इन द रेशियो ऑफ 3:1। और इसका यूज क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिसॉल्व करने के लिए गोल्ड एंड प्लैटिनम को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस पेज पर अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि भाई कौन सा ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीज बनती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रिक एसिड स्पेशल केस है, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, हाइड्रोजन नहीं बनता है, यहाँ वाटर बनेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडाइजिंग एजेंट होता है, अपना ऑक्सीजन लूज करके हाइड्रोजन को दे देता है, जिसकी वजह से यहां पर वाटर बनता है और खुद को कन्वर्ट कर लेता है किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में। एक्वारेजिया क्या होता है, व्हाट इज अ रॉयल वाटर क्या होता है? तो ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर होता है 3:1 में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है 12, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल ऑफ सॉल्ट। अगर किसी एक मेटल को हम रिएक्ट करें सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ, यानी एक मेटल लेंगे और एक मेटल सॉल्ट लेंगे, जब एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो ये हमारा इस पेज पे आ जाता है। देखिए, इट इज सिंपल एंड इजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी। जो मेटल ए है वो डिस्प्लेस कर देगा मेटल बी को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं। देखिए, एक हमने मेटल ले लिया और एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी ले लिया। ठीक है, एक हमने मेटल ले लिया और एक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी ले लिया। इसका एग्जांपल हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, अब जाकर देखना। जिंक सल्फेट हमने बताया था, जिंक सल्फेट एक रिएक्शन होगा, चैप्टर 1 का वीडियो देखना मेरा, उसमें है यही सेम एग्जांपल। तो बार बार एक ही चीज एग्जांपल क्यों याद करोगे?
एक हमने मेटल ले लिया, एक सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी ले लिया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ए यहां पहुंचेगा और बी यहां पे आ जाएगा। तो यहां जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, देखिए ए यहां पहुंच गया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, और बी जो है यहां पे आ जाएगा, यानी मेटल बी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब कोई मेटल, जब एक मेटल हो, हमने क्या पढ़ा था अभी कि जब एक हमारे पास एक मेटल हो, एक मैं पेज आता हूं, जब हमारे पास एक मेटल हो और दूसरा सॉल्ट सोल्यूशन हो तो किसी दूसरे मेटल का, एक मेटल ए है और सॉल्ट सोल्यूशन है बी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बी यहां जाएगा, ए यहां जाएगा, ए डिस्प्लेस कर देता है बी को। यही यहां पे समझाने का प्रयास किया गया है। इट इज सिंपल एंड इजी इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी, मेटल ए जो है वो मेटल बी को डिस्प्लेस करेगा इसके सॉल्यूशन से। इट इज मोर रिएक्टिव देन बी, क्योंकि वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ए डिस्प्लेस कर रहा है बी को, तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और बी अलग हो जाएगा, मेटल बी अलग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जिंक सल्फेट चैप्टर 1 का वीडियो देखना, उसमें मैंने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, पॉइंट नंबर 13 है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज किसे बोलते हैं। अब हमारे पास इतने सारे मेटल हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा कम रिएक्टिव है। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, इन सब का रिएक्शन करवाया और इनको लाइन से लगा दिया। भाई जो ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर आएगा और जो कम रिएक्टिव है वो नीचे आएगा। तो इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जब मेटल्स को उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। भाई आप बताइए, आपका स्कूल का रिजल्ट आएगा तो उसको भी तो लगाएंगे ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो टॉपर होगा, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, फोर्थ टॉपर एंड सो ऑन। ऐसी रैंक लगाया जाता है बड़े बड़े एग्जाम में, जो जेई वगैरह के, नीट वगैरह एग्जाम होते हैं, वहां भी तो रैंक लगते हैं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 लगाए जाते हैं। तो ऐसे मेटल को लगाया गया है इनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। तो जब मेटल को लाइन से डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये रही इसकी डेफिनेशन। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल, ये लिस्ट होता है मेटल का, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिसेंडिंग एक्टिविटीज, अपनी रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल, ये लिस्ट ऑफ मेटल होता है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिसेंडिंग एक्टिविटीज, अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये ऊपर वाले बहुत रिएक्टिव हैं, इन्हें मोस्ट रिएक्टिव बोलते हैं। ये बीच वाले जो आपको दिख रहे हैं, जिंक से लेकर जो आपको दिख रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन, कॉपर तक, ये इनकी जो रिएक्टिविटी होती है कम होती है, थोड़ी मीडियम रिएक्टिव होते हैं। और लास्ट के जो सिल्वर, गोल्ड वगैरह आपको मरकरी दिख रहा है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको, आप चाहो तो 300 बांट सकते हो कि भाई एल्युमिनियम तक आप कर सकते हो कि हाई रिएक्टिव, वैसे तो हाई रिएक्टिव बस यहाँ कैल्शियम तक ही होता है, मैग्नीशियम भी ले सकते हो, बाकी आप मैग्नीशियम तक ले लो, मेरे हिसाब से बहुत है, ये आप हाई रिएक्टिव ले सकते हो। उसके बाद कॉपर तक आप ले सकते हो मीडियम, ये हाई रिएक्टिव है, ये आपका मीडियम, ये हाई रिएक्टिव, ये मीडियम रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव, ठीक है। इनको याद करने का एक शॉर्ट वर्जन भी हमने बच्चों को बताया था अपने बैच में कि आपको याद हो सके, कालू नाम, ऐसे बोलते हैं, कालू नाम का माली, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। देखिए ध्यान से देखिए, चा बन रहा है, CHAA, चा, और यू 2 बार रिपीट हो रहा है और जी 2 बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, इसलिए चा और चा हम भी रिपीट कर देंगे, चाचा। तो ये तरीका है याद करने का, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। अब 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, 2-3 बार बनाओगे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। अगला आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी तरफ से, हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में आता है, तो मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सिंपल वर्ड में मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से फ्रॉम ए मेटल टू अ नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो रिलेशन बनता है या मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। दो नाम है इसके, या तो आप आयनिक कंपाउंड बोल सकते हो या आप इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से भी बोल सकते हो। तो इस पेज पर हमने क्या जाना, मैं जल्दी से आपके लिए रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल, ये लिस्ट होता है मेटल का जिसमें अरेंज किया जाता है मेटल्स को इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग मेटल्स को अरेंज किया गया है। इनको याद करने का एक शॉर्ट वर्जन है, कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है चाचा। इसमें आप इसे हाई रिएक्टिव, इसे मीडियम रिएक्टिव, इसे लो रिएक्टिव बोल सकते हो। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच जो रिएक्शन होता है उससे जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक पॉइंट कि प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक कंपाउंड की या प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी मेटल और नॉन मेटल से जो आयनिक कंपाउंड बना था उसकी क्या क्या खासियत होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज या उसकी क्या क्या नेचर होता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो सॉलिड होते हैं एंड आर समवॉट हार्ड, और वो हार्ड होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और वो हार्ड होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, एक तो देखो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं, बट बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड क्यों है। रीजन आपसे पूछा जाएगा, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। तो रीजन आपको जानना है, रीजन पे ध्यान दो, क्योंकि मोस्टली आज के एग्जाम में रीजन पूछते हैं कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े रहते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में ना जुड़े रहते हैं। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं, तो आपको रीजन देना है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सेकेंड प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर आपसे रीजन पूछेंगे व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो रीजन आपको देना है, दिस इज बिकॉज a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। इस इंटर-आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ये जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच जो अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। रीजन पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा क्यों है, तो बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इस इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड,
Electrovalent compound, that means ionic compound, are generally soluble in water. आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, लेकिन ये इनसोल्यूबल होता है सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट का मतलब है केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, इन सबको सॉल्वेंट बोला जाता है। तो सॉल्वेंट में तो ये इनसोल्यूबल होता है, नहीं घुलता, लेकिन वाटर में सोल्यूबल होता है। दो चीज हमने जाना, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर में, बट ये इनसोल्यूबल होता है सॉल्वेंट के अंदर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज्यादा, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आजकल ये पूछा जा रहा है। फोर्थ के दो पार्ट हैं, एक आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और एक हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में कोई आता है तो यही वाली प्रॉपर्टी आती है, तो दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान से देखना है। फोर्थ का पहला पार्ट, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। आपसे पूछेगा जाएगा वाई आयनिक कंपाउंड आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो आंसर दोगे बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड स्टेट में मूवमेंट ऑफ आयन जो है वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू देयर रिगिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट के अंदर जो मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब आयंस मूव होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिगिड स्ट्रक्चर। रिगिड स्ट्रक्चर के कारण आयंस मूव नहीं होते, इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट आप समझ लो लिक्विड स्टेट, यही आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का मॉल्टन स्टेट में। फिर पूछा जाएगा वाई, यहां पे सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर था क्योंकि आयन मूव नहीं कर रहे थे, और यहां लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि दिस इज बिकॉज इन द मॉल्टन स्टेट, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों आयंस के बीच का, आर ओवरकम, वो बाहर आ जाता है ड्यू टू द हीट के कारण। थस द आयंस मूव फ्रीली, तो इसलिए मॉल्टन स्टेट में आयन जो होते हैं फ्रीली मूव कर पाते हैं एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते सॉलिड स्टेट में। आपसे पूछा जाएगा व्हाई, क्यों? बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन, आयन का मूवमेंट नहीं हो पाता सॉलिड स्टेट में क्योंकि इसका रिगिड स्ट्रक्चर होता है। यही आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का मॉल्टन स्टेट में। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाई, तो आप आंसर दोगे दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस, अपोजिट चार्ज आयन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बाहर आ जाता है हीट के कारण। थस द आयन फ्रीली मूव, जो आयन होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। मॉल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड के जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस पेज पे बेसिकली हमने जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, रीजन इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में। आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की नीड पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड मींस आयनिक कंपाउंड जनरली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन ये इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे केरोसिन और पेट्रोल। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल नहीं है सॉलिड स्टेट में रिगिड स्ट्रक्चर के कारण। यही आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बाहर आ जाता है अपोजिट चार्ज का। वो मॉल्टन स्टेट में जब होते हैं तो इनके अपोजिट चार्ज के बीच जो
इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो ओवरकम हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। तो हीट के कारण जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का मॉल्टन स्टेट में। तो ये दोनों पॉइंट जरूर कर जाना, हर एग्जाम में लगभग आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूं, एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो एग्जांपल समझने के लिए अब ये पेज आपको दो दो एग्जांपल दिए हुए तो शायद आपको कम समझ में आए, मैं आपको एक पेज लेकर अलग से समझाने का प्रयास करता हूं। पहले आपको समझना है कि आयनिक कंपाउंड होता क्या है। देखिए, आयनिक कंपाउंड मैंने आपको क्या बताया था, एक हम लेंगे मेटल और एक हम लेंगे नॉन मेटल, इनके बीच रिएक्शन करेंगे। ये तो क्लियर है सबको कि भाई एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, इनके बीच रिएक्शन होगा। तो हमने सर एक मेटल ले लिया सोडियम, सोडियम एक मेटल ले लिया। अब सोडियम एक मेटल लिया तो सोडियम तो मेटल है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन होता है 281, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा 28, पॉजिटिव आयन बना लेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, लो जी एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिया, क्लियर हो गया, ये हो गया मेटल। नॉन मेटल ले लिया क्लोरीन। अब क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 287, 17 होता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा। तो 287 ये इसका इलेक्ट्रॉन है, 287 इसको बांटा जाता है, 9th क्लास में आपने सीखा था। अब क्योंकि नॉन मेटल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनेगा। तो 287 तो पहले ही था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। 287 तो पहले था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब ये बन गया 288, क्लियर हो गया। तो ये मेटल का होता है, ये नॉन मेटल का होता है। अब इनके बीच रिएक्शन होगा, यही यहां पर नोट्स में समझाने का प्रयास किया। देखिए, ये है मेटल सोडियम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 2 और 8 बचा, एक इलेक्ट्रॉन लूज होकर अलग हो गया। ये देखिए क्लोरीन 287 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, प्लस कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो 288 हो जाएगा। देखिए 288 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच रिएक्शन मैं आपको समझाता हूं, आइए। ये था सोडियम, इसका केस ये था, क्लोरीन का केस ये था। अब जब दोनों रिएक्ट करेंगे, सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अपना सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ये क्यों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना। तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए दोनों के बीच जो कंपाउंड बनते हैं, दोनों के बीच जो रिलेशन बनते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इससे जो रिलेशन बनता है इसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, इसलिए पॉजिटिव आयन। क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो इसके लिए नेगेटिव आयन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव आयन। तो सोडियम क्लोराइड आपके सामने तैयार है। तो ये आपका आयनिक कंपाउंड का पहला एग्जाम्पल आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही यहां पे समझाने का प्रयास किया गया था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 288 हो जाएगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर ये नेगेटिव आयन। तो ये आपको फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझना है। सेकेंड, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अगर रिएक्शन हो जाए, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ, आप चाहो तो वहां देख सकते हो। मैं आपको बताता हूं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन होता है 282। अब एक चीज बताइए, क्योंकि इसके फालतू इलेक्ट्रॉन 2 हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो भाई मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो 28 तो अपने पास रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे देगा कि भैया ले जाओ, मेरे पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो लूज करने के लिए तैयार है। क्लोरीन आता है कि भैया मेरे पास तो 287 है, मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम कहेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो क्लोरीन कहेगा कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, 2 क्लोरीन ले आऊंगा, यानी मैग्नीशियम 2 अलग अलग क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन बांट देगा। तो क्लोरीन का क्या नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक ही गेन कर सकता है, क्योंकि इसमें तो 7 है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। गेन करने के बाद क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा 288। तो जब दोनों की मुलाकात होगी, मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, तो मैग्नीशियम कहेगा भैया मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्लोरीन कहेगा नहीं भाई मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो मैग्नीशियम कहेगा कोई बात नहीं, तो एक और क्लोरीन को ले आ।
तो मैग्नीशियम दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यही आपको समझना है कि मैग्नीशियम के पास 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। एक क्लोरीन यहां आ गया, एक क्लोरीन यहां पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। तो मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दो दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो 2+ लिखोगे क्योंकि पॉजिटिव आयन बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। वहीं पर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और दो दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन नहीं है, दो दो क्लोरीन है। देखिए दो क्लोरीन है, यहां पे दो दो क्लोरीन है, तो Cl2 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और ये नेगेटिव आयन बनाएगा, ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे देखिए समझाने का प्रयास किया। सेकंड एग्जांपल में मैग्नीशियम पे दो इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर सकता है, तो 288 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम कहेगा भाई मैं एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, मुझे तो दो क्लोरीन दो। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना इस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये दो पॉजिटिव आयन बनाएगा। दो पॉजिटिव आयन क्यों बनाएगा, क्योंकि इसने दो आयन को लूज करा है। ये नेगेटिव आयन बनाएगा, और Cl2 लिखना पड़ेगा क्योंकि दो दो क्लोरीन है, ठीक है। बाकी यहां पे माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही रिसीव किया ना, इसने इंडिविजुअल रूप से एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो या 2 मत लिख देना। इंडिविजुअल रूप से देखो तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज गेन करा है, इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करा है, इसलिए माइनस आएगा सिंपल 1 के लिए, तो 1 लिखते नहीं है। और Cl2 क्यों लिखा, क्योंकि दो दो क्लोरीन है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है। दो दो एग्जाम्पल है, और बेहतरीन एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड के, फर्स्ट एग्जाम्पल और ये सेकंड एग्जाम्पल। इसे बुक में दे रखा है, आप इसे जरूर नोट कर जाना और जरूर करके जाना। नाउ आगे चलते हैं, हम टॉपिक को बदलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनरल्स। व्हाट इज अ मिनरल, मिनरल होता क्या है। तो मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल बेस्ट डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, एनसीईआरटी बुक में भी यही लिखा हुआ है। द एलिमेंट और कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, जो अर्थ में से खोद के निकालते हैं ना हम लोग। द एलिमेंट और कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है, आर नोन एज मिनरल, उनको मिनरल्स कहते हैं। जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, आपको याद है ना क्रस्ट, देखिए अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसा आपने पढ़ा होगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये आपने पढ़े होंगे। तो जो अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर होता है इनको क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट में जो भी हमें मिलेगा भाई, कभी हमें क्या मिलेगा, कभी हमें पेट्रोल मिलेगा, कभी इसमें हमें गैस मिल जाएगा, कभी हमें इसमें कोल मिल जाएगा, कभी इसमें गोल्ड मिल जाएगा। तो अर्थ के क्रस्ट में जो भी कुछ मिलता है उन सबको मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली रूप से पाया जाता है, इनको मिनरल्स कहते हैं। अब ओर्स क्या होता है, व्हाट इज ओर्स। एट सम प्लेसेस, कभी कभी क्या होता है किसी जगह पर, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। किसी मिनरल में ना, किसी मिनरल्स के अंदर किसी मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, और अगर उसमें से हमने मेटल्स को निकाल लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए फ्रॉम इट, इससे। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, इनको ओर्स कहते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल, रेसेंट का एग्जांपल दूं, तो आपने शायद KGF मूवी देखा होगा, ठीक है। 2 पार्ट है इसके, अभी 2 पार्ट है, थर्ड पार्ट भी आ सकता है। तो KGF मूवी का अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि वो क्या कर रहे थे, कोयला निकाल रहे थे, और कोयले के अंदर उन्होंने पर्टिकुलर मेटल गोल्ड, कोयले के अंदर एक पर्टिकुलर मेटल गोल्ड उनको बहुत ज्यादा दिख गया। उसके ऊपर ही पूरी मूवी है, शायद आप में से अधिकतर बच्चों ने देखा होगा। तो यही बताया गया, सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। मिनरल्स में कोई पर्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे KGF मूवी मैंने बताया, गोल्ड एक पर्टिकुलर मेटल है जो बहुत ज्यादा पाया गया था वहां पर। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उससे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं। यानी उस मिनरल्स में से जो मिनरल्स हमें मिला उसमें से हम उस मेटल को निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल होगा। उसी को हम ओर्स कहते हैं। तो मिनरल से मिलने वाला मेटल, मिनरल से मिलने वाला मेटल जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनको ओर्स कहते हैं। अब ओर्स को ऐसे थोड़ी जैसे मर्जी निकाल लोगे आप जाओगे और खोद के निकाल लोगे।
गोल्ड एक अलग केस है, गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन ओर्स को निकालने का प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर आपको बुक में एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, कि ओर्स से मेटल कैसे निकालोगे, ओर्स से मेटल कैसे निकालो। देखो गोल्ड है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोल्ड क्या लो रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव के लिए इतनी टेंशन नहीं है, बट अगर हाई रिएक्टिव हुआ ना तो ब्लास्ट कर जाएगा बाहर निकलते ही। तो हमें देखना पड़ता है ओर्स से अगर मेटल चाहिए, अभी मैंने क्या बताया, मिनरल से मेटल निकालना है, मिनरल से क्या निकालना है, मेटल, उसको ओर्स कहते हैं। तो ओर्स को कन्वर्ट करना है मेटल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है ओर्स से, ओर्स से आपको मेटल को निकालना है, तो उसका स्टेप आपको याद रखना है। देखिए हमने पता किया पहले ओर्स, जमीन के नीचे हमने खोदा, हमें पता लगा कि ओर्स कौन सा है, मशीन से पता लग जाती है आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है, तो ओर्स पता लगाना है कि भाई कौन सा ओर्स है, हमने पता लग गया ओर्स है। अब वो जो ओर्स है उसके अंदर जो मेटल है, ओर्स के अंदर जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, पहले ये देखना पड़ता है। ओर्स के अंदर जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव वाला मेटल है, मीडियम रिएक्टिव वाला मेटल है या लो रिएक्टिव मेटल है, पहले ये देखना पड़ता है। अगर वो हाई रिएक्टिव मेटल है तो उसके लिए मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हाई रिएक्टिव मेटल है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे भी। आपको हाई रिएक्टिव मेटल के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हमें मिल जाएगा प्योर मेटल, मौज आ जाएगी, मार्केट में उसको बेचेंगे, खूब प्रॉफिट होगा, खूब पैसे वाले बन जाएंगे। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को फॉलो कीजिए, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो मीडियम रिएक्टिव में दो केस होते हैं, या तो वो कार्बोनेट का फॉर्म में होगा या वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर वो मीडियम, अगर वो ओर्स के अंदर जो मेटल है, ओर्स के अंदर क्या है, मेटल है, ओर्स के अंदर मेटल है, अभी मुझे ओर्स से मतलब नहीं है, मुझे तो मेटल से मतलब, मुझे तो मेटल चाहिए। तो अगर उस ओर्स के अंदर जो मेटल है अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो वो या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा। अब साइंस कहती है कि अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन मेथड को फॉलो करो, और अगर वो सल्फाइड है तो रोस्टिंग मेथड फॉलो करो। अब सर जी ये क्या होता है, तो मैं सब देखो आपके लिए सब कुछ, आप क्या सोचो, देखो कैल्सिनेशन देखो ये रहा, देखिए रोस्टिंग ये रहा, सब कुछ है आपके लिए, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, एक एक करके डिवाइड करूंगा, पहले टेबल समझ लो। अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या सल्फाइड के फॉर्म में होगा। अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन मेथड यूज करेंगे, अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे। चाहे कैल्सिनेशन मेथड फॉलो करो या रोस्टिंग मेथड को फॉलो करो, आपको उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाएगा, मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन। सर जी रिडक्शन क्यों, आप शायद भूल गए फर्स्ट चैप्टर, रिडक्शन क्या बताया था, रिडक्शन मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीजन कम होना। तो हमें तो मिला मेटल ऑक्साइड, हमें मेटल चाहिए, मेटल ऑक्साइड थोड़ी चाहिए, हमें तो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला, जबकि चाहिए मुझे मेटल। तो मेटल में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए रिडक्शन किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, और ऑक्सीजन हटते ही आपको क्या मिल गया, मेटल मिल गया, कमाल हो गया आपके लिए। ये था मीडियम रिएक्टिव के लिए। अब पता करो कि ओर्स के अंदर जो मेटल है वो लो रिएक्टिव तो नहीं है। अगर ओर्स के अंदर वो जो मेटल है अगर वो लो रिएक्टिव है तो वो 100% सल्फाइड के फॉर्म पे होगा। अगर वो लो रिएक्टिव है तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, और अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो रोस्टिंग मेथड, अभी तो पढ़ा था। अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो रोस्टिंग मेथड, रोस्टिंग मेथड से आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, मेटल से आपको क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा ताकि और ज्यादा प्योर हो जाए। तो ये ओर्स से मेटल निकालने का पूरा एक प्रोसीजर है, मेथड है। ऐसा नहीं है बच्चों कि हमें ओर्स मिल गया और हम खुदाई करके निकालने लग जाएंगे। हाई रिएक्टिव होगा तो ये मेथड फॉलो होगा, मीडियम रिएक्टिव है तो देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा है, इसके लिए अलग मेथड, इसके लिए अलग मेथड, फिर दोनों मिलकर सेम। फिर लो रिएक्टिव है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इस पेज पर हमने क्या क्या जाना, हमने जाना मिनरल। मिनरल क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में उन सबको मिनरल कहते हैं। ओर्स क्या होता है, अब उन मिनरल के अंदर पर्टिकुलर प्लेस पर कोई बहुत ज्यादा मेटल होता है उसके अंदर। मिनरल के अंदर जो मेटल है, मिनरल के अंदर जो मेटल है उसको हम ओर्स कहते हैं। सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, कुछ कुछ जगहों पर मिनरल्स के अंदर बहुत हाई परसेंटेज होता है किसी पर्टिकुलर मेटल का, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, और उस मेटल को हम अगर निकाल लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो ओर्स से मेटल को कन्वर्ट करने का मेथड है, हाई रिएक्टिव के लिए ये मेथड, मीडियम रिएक्टिव के लिए 2 कैटेगरी, उसके लिए अलग अलग मेथड, लो रिएक्टिव तो उसका अलग प्रोसीजर। तो ये आपको टेबल एज बुक में भी है
मैंने आपको दे दिया, एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। अगले पेज पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज अ गैंग। अब गैंग क्या होता है सर? सर जी एक बात बताइए, आपने जमीन के नीचे से खोद कर ओर्स निकाला था और ओर्स को मेटल में कन्वर्ट किया था, तो आपको क्या लगता है जमीन के नीचे, जब अर्थ के नीचे हमें चीजें मिलेगी यहां पर, तो प्योर फॉर्म में होगा, मतलब शुद्ध रूप में रखा होगा? भगवान जी छोड़ के गए होंगे कि भैया तुम आना ना, तुम खोद के निकाल लेना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। जब इसको निकालेंगे तो उसमें बहुत सारी गंदगी नहीं होगी, बहुत सारा डर्ट नहीं होगा उसके अंदर, बहुत सारा सैंड होगा, मिट्टी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो उसको, जो मिनरल के अंदर जो ये गंदगी है ना, डर्ट, जो सॉइल है, सैंड है, उन सबको गैंग कहते हैं। तो जितने भी इम्प्योरिटीज होती है उन सबको गैंग बोलते हैं साइंस में, ठीक है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ। ओर्स को माइंड किया जाता है अर्थ से, माइंड मतलब खोद के निकाला जाता है। ओर्स को माइंड किया जाता है अर्थ से। आर यूजुअली कॉन्टेमिनेटेड, ये कॉन्टेमिनेटेड होता है, गंदा होता है, विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि सॉइल, सैंड, etc, कॉल्ड गैंग। इन्हीं इम्प्योरिटीज को गैंग कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो वो सारी इम्प्योरिटीज जो हमें ओर्स में मिला है, ओर्स के अंदर वो सारी इम्प्योरिटीज, चाहे वो सैंड हो, सॉइल हो, कुछ भी हो, उन सबको हम गैंग बोलते हैं साइंस में, जिनको हमें हटाना पड़ेगा। अब हम जो अभी अभी टेबल पे पढ़ा था ना बच्चों, ये वाला टेबल पे था, इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम रूल एक्टिव के बारे में जानेंगे, फिर मीडियम, फिर हाई, सब पढ़ेंगे, एक एक करके सबका क्लियर करेंगे हिसाब यहां पर। नाउ 1 by 1 करके 20 टॉपिक पे आ गए। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अगर कोई मेटल लो रिएक्टिव है तो उसको जमीन से कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग मेटल मतलब मेटल को खोद के निकालना। लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो कि लो रिएक्टिव में आता है। लो रिएक्टिव आपको याद होगा, मैंने नाम बताया था जब चैप्टर अभी रिएक्टिविटी सीरीज का आया था। एक मैंने मरकरी का नाम बताया था, एक गोल्ड का नाम बताया था, एक सिल्वर का नाम बताया था, शायद आप में से किसी को याद आ जाए। मैंने ये नाम आपको बताया था, आप एक बार चेक कीजिए, वीडियो को रिमाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज कहा था, एक बार मैं ले आता हूं आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज। वेट कीजिए, मैंने कहां पढ़ा था जी, मिल गया, लीजिए, ये लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज आ गया। हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो ये लो रिएक्टिव मेटल है, इनको जमीन से कैसे निकालते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, कि जो लो रिएक्टिव मेटल है इनका जमीन से एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। पहले क्वेश्चन को ना क्लियर करो कि क्वेश्चन है क्या, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा आप आंसर नहीं बता सकते। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्शन करेंगे ऐसे मेटल का जो लो है एक्टिविटी सीरीज में, यानी जो लो रिएक्टिव है। तो चलिए कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे पूरा आपको समझाते हैं 1 by 1। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, यानी लो रिएक्टिव होते हैं, आर वेरी अनएक्टिव, वो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, तभी तो लो में आ रहे हैं, क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। द ऑक्सीडाइज ऑफ दीज मेटल, इन मेटल के जो ऑक्सीडाइज होते हैं, कैन बी रिड्यूस टू मेटल, उसको हम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग अलोन, हीट करके, यानी केवल हीट करके। अगर वो मेटल ऑक्साइड है तो हम हीट कर देंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है सीनाबार, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, सीनाबार क्या होता है? सीनाबार बेटा मरकरी के ओर्स को बोलते हैं, मरकरी होती है ना, जो नाम लिया था, मरकरी के ओर्स को सीनाबार कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एस क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, बताइए, दिमाग लगाइए। एस मतलब होता है सल्फाइड, सल्फर। और अभी अभी मैंने आपको टेबल में सिखाया था कि जितने भी लो रिएक्टिव होते हैं उनमें सल्फाइड जरूर होगा, जितने भी लो रिएक्टिव मेटल होंगे उनमें सल्फाइड जरूर होगा, सल्फर जरूर होगा। तो हमें तो जमीन से जो मिला वो मरकरी नहीं मिला, हमें तो मिला सीनाबार। सीनाबार का फॉर्मूला था HgS, यानी Hg मतलब मरकरी और साथ में सल्फर। तो इसको हमें प्योरीफाई करना है, तो 2 स्टेप में प्योरीफाई होगा। सीनाबार इज एन ओर्स ऑफ मरकरी, ये मरकरी के ओर्स को बोलते हैं सीनाबार। व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको हीट करोगे ना सीनाबार को एयर में, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरिक ऑक्साइड, ये मरकरिक ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए, सीनाबार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा, सीनाबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो हमें मरकरी ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, यानी अल्टीमेटली अब हमें मिल गया मरकरी ऑक्साइड। पहले क्या था, पहले ये सीनाबार था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट किया तो अब ये मरकरी ऑक्साइड बन गया, यानी मरकरी को चाहिए मुझे तो मरकरी चाहिए, बस ऑक्सीजन हटाना है मुझे,
तो आइए वापस आते हैं। सिनाबार एक ओर्स होता है मरकरी का। When it is heated, जब इसको हीट करेंगे तो एयर के अंदर, तो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड, ये मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी। अब दोबारा इसको हीट करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को दोबारा हीट करोगे तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मिल गया ना मरकरी भाई साहब, आपको तो मरकरी चाहिए, मार्केट में मरकरी बिकेगा, सिनाबार नहीं बिकेगा। तो मरकरी कैसे मिला? जमीन खोदा तो सिनाबार मिला था, HGS मिला था। तो सिनाबार को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो हमें मिला मरकरी ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। देन इस मरकरी ऑक्साइड को दोबारा हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। आपको मिल गया मरकरी, खुश हो जाओ, मार्केट में बेच दो, पैसा ही पैसा छपेगा। ठीक है, नाउ ऐसे हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फेट, देखो HCuS है ना, अभी S क्यों है बताओ, S क्यों है जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्योंकि ये लो रिएक्टिव में है और लो रिएक्टिव में सब में सल्फाइड होते हैं। सर जी कॉपर तो आप कह रहे थे मीडियम रिएक्टिव, आप इसे मीडियम रिएक्टिव भी ले सकते हो। देखो ना, मीडियम रिएक्टिव में भी करोगे तो सल्फाइड तो आ ही रहा है। अगर कॉपर को मान लीजिए मीडियम रिएक्टिव है तब भी तो वो आ ही रहा है ना, यहां पर देख सकते हो ना आप। तो एग्जैक्ट नहीं कहा सकता किसी मेटल के लिए, बट इसे लो या मीडियम में लोगे तो सल्फाइड तो होगा, यहां पे कंफर्म है। तो कॉपर के साथ सल्फर था। सर मुझे कॉपर चाहिए, सल्फर तो चाहिए नहीं, मुझे कॉपर चाहिए, सल्फर तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करूंगा। तो देखिए ये रहा कॉपर के साथ सल्फर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने इसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। समझदार बच्चों के लिए एक ही एग्जाम्पल बहुत होता है। आपको मैंने दो एग्जाम्पल दिया है, दो एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दोनों एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में भरोसा मत करना, कभी ये आ जाता है कभी ये आ जाता है, क्या करोगे, इसलिए दोनों पढ़ के जाओ। तो कॉपर फाउंड क्या, कॉपर जो है वो जमीन में कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है इन नेचर। कैन बी ऑब्टेन, इसको ऑब्टेन कर सकते हो और से जस्ट हीटिंग इन एयर। तो पहले आप क्या करोगे, CuS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। अभी तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिला है, अब इसको दोबारा हीट करोगे, आप तो इसको दोबारा हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड को दोबारा अगर हीट करेंगे, दो बार लिख दिया, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हीट करोगे, कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हीट करोगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो आपको कॉपर मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को याद रखना कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए। अब एक वर्ड आया था कैल्सिनेशन, आपको याद होगा मीडियम रिएक्टिव में वर्ड आया था ना कैल्सिनेशन। अभी मैंने आपको टेबल दिया था कि कैल्सिनेशन क्या होता है, देखिए कैल्सिनेशन ये लिखा है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस, कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फर्क क्या है। तो दोनों के बारे में समझ लीजिए, एग्जाम्पल के साथ आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। कैल्सिनेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये बच्चों अभी आपने टेबल देखा था कि कार्बोनेट ओर्स को जब हीट करते हैं, यहां पर ये वर्ड गलत लिख दिया शायद, ये कंसंट्रेटेड वर्ड नहीं आएगा, कार्बोनेट आएगा, कार्बोनेट, ठीक है, ठीक कर लेना बेटा। नाउ इन द इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कार्बोनेट ओर्स, जब कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, दिस प्रोसेस वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, इस क्या होता है, इम्प्योरिटी निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स आर कैल्सिनेट एज सॉन। अब आपको डायग्राम से समझ में आएगा, रिएक्शन समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो हमारे पास आपके सामने इस समय दिख रहा है, ये कार्बोनेट ओर्स है। कार्बोनेट ओर्स को हमने क्या करा, इसको हीट किया। तो जब कार्बोनेट ओर्स को हीट करोगे तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और ये चीज अलग हो जाएगा। फिर आपके पास दूसरा एग्जांपल है कि फिर से आपने इसको हीट किया, ये कार्बोनेट ओर्स है, कार्बोनेट देख सकते हो आप। कार्बोनेट ओर्स को दोबारा हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड में है, अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, टेबल को ही याद कर लो, नहीं डायरेक्ट। व्हेन कार्बोनेट ओर्स इज हीटेड इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। व्हेन carbonate ores is heated in the absence of या in the limited air, लिमिटेड एयर भी बोलते हैं, बहुत कम एयर होता है। तो जब कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं। और यहां पर लिमिटेड एयर होता है, एयर बहुत कम होता है, यहां पर लिमिटेड एयर होता है, एयर बहुत कम होता है। When carbonate ores are heated in the presence of limited air, it is called calcination. उल्टा कर दो,
व्हेन सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन द एक्सेस एयर, यहां पे आएगा एक्सेस एयर, यहां एक्सेस एयर होता है, यहां लिमिटेड एयर होता है, यहां एक्सेस एयर होता है। व्हेन सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो टेबल से ही कर लो ना, कार्बोनेट ओर क्या होता है, जब कैल्सिनेशन क्या होता है, जब कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं लिमिटेड एयर में, और रोस्टिंग क्या होता है, जब सल्फाइड ओर्स को हीट करते हैं एक्सेस एयर में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आप चाहो तो अलग से इनको आप पढ़ सकते हो, यहां पे लिख सकते हो एग्जाम्पल के साथ। यहां पे देखिए रोस्टिंग के लिए, देखिए रोस्टिंग के लिए देखिए आप, बिल्कुल वही चीज मैं आपको समझाऊंगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बोला था ना अभी, एक्सेस एयर। तो एक्सेस एयर में जब हम लोग हीट करते हैं सल्फाइड ओर्स को, दिस मेथड इज यूज इन द केस ऑफ सल्फाइड ओर्स। आ गया ना, इस मेथड का इस्तेमाल सल्फाइड ओर्स में किया जाता है। द सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सबसे पहले सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में रोस्टिंग मेथड से। उसके बाद आप सल्फाइड जो कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और साथ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अभी पीछे एग्जांपल दिया था मैंने कि पहले आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। देखिए ये रहा एग्जांपल, ये चीजें समझी जाती है, समझने के लिए देखिए सल्फाइड था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया था तो ऑक्साइड के फॉर्म में आया था, मरकरी ऑक्साइड बना था, और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया था। तो यही यहां पर कहा जा रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इसमें एक्सेस एयर होता है, रोस्टिंग में एक्सेस एयर होता है। इस मेथड का इस्तेमाल किया था केवल सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जिंक सल्फेट ले लिया हमने, जिंक सल्फेट ले लिया हमने, जिसको जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं। जिंक सल्फेट को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ऐसे आप लेड सल्फाइड ले सकते हो, जिसको हम गैलेना बोलते हैं। जब गैलेना को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये कैल्सिनेशन के बारे में था, ये रोस्टिंग के बारे में था। सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हो, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होता है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर लिमिटेड एयर होता है, लिमिटेड एयर होता है, यहां पर एक्सेस एयर होता है। ठीक है बेटा, तो दो डिफरेंस हो गए। तीसरा आप इसका एग्जांपल और तीसरा आप इसका एग्जांपल, तो तीन डिफरेंस मेरे हिसाब से बहुत है। आप चाहो तो इतना सारा याद ना करके सिंपल आप याद कर सकते हो, इट इज यूज फॉर कार्बोनेट और इट इज यूज फॉर सल्फाइड और। In the calcination method there is limited air, in the roasting method there is the excess air। इसका एग्जांपल ये रहा, इसका एग्जांपल ये रहा। चलो आराम से वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, इसका एग्जांपल लिख लो, इसका एग्जांपल लिख लो। ठीक है, कर लोगे, बढ़ जाओ मैं आगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर वो मीडियम रिएक्टिव है, मिडिल, अगर रिएक्टिविटी के मिडिल में आता है तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। देखिए, मीडियम रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्शन के लिए हम पहले ही इस टेबल को जान चुके हैं। जो बच्चे टेबल समझ लेगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप इस टेबल को समझिए। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं बच्चों, ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन मेथड यूज करोगे, अगर सल्फाइड है तो वो रोस्टिंग मेथड यूज करोगे। दोनों मेथड कुछ भी यूज करो, आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करोगे, फिर आपको जाके मेटल मिलेगा जिसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। यही चीज यहां पर समझाने का प्रयास होगा। जो आपने अभी टेबल में देखा ना, मैं आपको यही वन बाय वन करके समझाने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट, द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, वो मेटल जो कि मीडियम रिएक्टिव होते हैं और एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आते हैं, वो कौन कौन से हैं? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब मीडियम रिएक्टिव में आते हैं। ठीक है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, मीडियम रिएक्टिव में ये सब काउंट किए जाते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने टेबल समझ लिया ना, वो खुद भी लिख सकता है। मीडियम रिएक्टिव या तो कार्बोनेट में होगा या सल्फाइड में होगा। ये देखिए सेकेंड पॉइंट यही आपसे कह रहा है कि दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन द सल्फाइड और कार्बोनेट टू इट्स सल्फाइड इन नेचर। या तो वो सल्फाइड नेचर में पाया जाएगा या कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाएगा। यही बताया था मैंने आपको। आगे, द सल्फाइड ऑर्स, ये जो सल्फाइड ऑर्स होते हैं ये वाले,
The sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. यही मैंने आपको समझाया था. जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. देखिए अभी तक लिखा हुआ भी यहां पे जो सल्फाइड ओर्स होता है उनको एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है. इसी को तो हमने रोस्टिंग मेथड नाम दिया था ना. तो यही तो टेबल आपको बार बार लिखवाया जा रहा है. आपके बुक में लिखा हुआ है ना कि मीडियम रिएक्टर को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे. तो पहला आपको बताना है कि मीडियम रिएक्टर में कौन कौन से मेटल आते हैं. सेकंड आपको बताना है कि भैया इसको दो पार्ट होते हैं, या तो सल्फाइड होगा कार्बोनेट होगा. अगर वो सल्फाइड है तो हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. इसी को दिस प्रोसेस नॉन एज रोस्टिंग, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं, पढ़ चुके हम पहले ही. द कार्बोनेट ओर्स, लेकिन अगर वो कार्बोनेट ओर्स है तो उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए हम दोबारा हीट करेंगे स्ट्रांगली, लेकिन इस बार लिमिटेड एयर में. और दिस प्रोसेस नॉन एज कैल्सिनेशन, इसको कैल्सिनेशन कहते हैं. तो कुछ अलग तो नहीं बताया. पहले में बताया कौन कौन से मीडियम रिएक्टिव होते हैं, सेकंड में बताया इसके दो पार्ट्स होते हैं, थर्ड में आपको रोस्टिंग समझा दिया, फोर्थ में आपको कैल्सिनेशन समझा दिया. अब दोनों के एग्जांपल देख लीजिए. अगर वो रोस्टिंग है तो देखिए सल्फाइड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे. रोस्टिंग का एग्जांपल है ये रोस्टिंग का एग्जांपल है. अगर वो रोस्टिंग है, रोस्टिंग मेथड यूज कब होगा, जब सल्फाइड होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा. कैल्सिनेशन का एग्जांपल देख लीजिए कि वो जिंक कार्बोनेट है. देखिए कार्बोनेट के फॉर्म में जिंक कार्बोनेट है, हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा. तो आप इस जो अभी पिछले वाला टॉपिक कराया था ना, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैं पेज ले आता हूं. मैं एक सेकंड रुक जाओ, बस 1 मिनट में पेज एक बार ढूंढ लूं कि वो पेज कहां गया. आप चाहो तो उस वाले को छोड़ भी सकते हो, उस टॉपिक को आप हटा भी सकते हो, आपको नीड ही नहीं है इस वाले टॉपिक को. हमारे पास टॉपिक था ये, इस पेज के शायद पीछे हो. ये देखिए, इस वाले टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, ये वाले टॉपिक हटा भी सकते हो, ये वाले टॉपिक हटा भी सकते हो. क्यों इसको हटा सकता हूं मैं 21, 22 को? क्योंकि इसके लिए हम ये मेथड पढ़ तो रहे हैं. ये देखिए यहां पे आ तो गया, ये रहा रोस्टिंग और ये रहा कैल्सिनेशन. रोस्टिंग का एग्जांपल ये रहा और कैल्सिनेशन का एग्जांपल ये रहा. तो आप इसी पॉइंट से सब कुछ कवर कर सकते हो. मीडियम रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो पहले तो जाना पड़ेगा मीडियम रिएक्टिव में कौन आते हैं. तो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब मीडियम रिएक्टिव होता है. इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, या तो सल्फाइड होगा या कार्बोनेट होगा. अगर सल्फाइड होगा तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर होगा, इसको रोस्टिंग बोलते हैं. अगर कार्बोनेट है इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी स्ट्रांगली हीट करेंगे लेकिन लिमिटेड एयर में, इसको कैल्सिनेशन कहते हैं. ये आपका रोस्टिंग मेथड का एग्जांपल है, ये आपके कैल्सिनेशन मेथड का एग्जांपल है. हो गया काम, ठीक है. नाउ आपके पास मेटल ऑक्साइड आ गया. देखिए मेटल ऑक्साइड यहां भी आ गया, मेटल ऑक्साइड यहां भी आ गया. तो अब मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करोगे ना मेटल में, तो इसके लिए रिडक्शन करना पड़ता है. आ जाइए, द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस. अब इस मेटल ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल, उस मेटल के फॉर्म में, बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. इसके लिए आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी. रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन ले सकें, जो ऑक्सीजन को रख सके अपने पास. जैसे कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन को अपने पास रख सकता है. तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेटल ऑक्साइड है. हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको जब हीट करोगे तो ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा. तो आपके पास जिंक आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको नीड नहीं है, आपको तो जिंक चाहिए, जिंक आपको मेटल मिल गया. तो इस तरीके से हम जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं जमीन के नीचे से. ये पूरा पेज जो मैंने आपको समझाया ये मीडियम रिएक्टिव के बाद. जल्दी से बता दूं क्या बताया. मीडियम रिएक्टिव में कौन आता है, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर. इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, या तो सल्फाइड या फिर वो कार्बोनेट. अगर सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग मेथड, कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन मेथड. रोस्टिंग मेथड का एग्जांपल, कैल्सिनेशन मेथड का एग्जांपल. मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करोगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है यहां पर. जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ आप हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और जिंक आपको मेटल मिल गया. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर 24 आता है. यहां पर एक टॉपिक आता है थर्मिट रिएक्शन की. थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, और उसका एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछा जाता है. द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम. दोबारा सुन लीजिए, जब आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया जाता है
और इस रिएक्शन का यूज किया जाता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक को जॉइन करने के लिए, और क्रैक मशीन के पार्ट्स को जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि दो चीजों का रिएक्शन होता है, एक आयरन ऑक्साइड और दूसरा एल्युमिनियम। बस ये दो याद रखिए, रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम। जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट जनरेट करेगा। इसी रिएक्शन को, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, या मशीन को जो पार्ट्स अगर टूट जाते हैं उनके क्रैक को भी जोड़ने के लिए थर्मिक रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मेरे एग्जाम में यह आता है व्हाट इज थर्मिक रिएक्शन, तो मैं लिखूंगा रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, फिर ये रिएक्शन लिख दूंगा, फिर बताऊंगा इसका इस्तेमाल क्या था रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए या मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है नाउ अब आते हैं हाई रिएक्टिव मेटल। क्योंकि हमने लो रिएक्टिव मेटल पढ़ लिया, हमने मीडियम रिएक्टिव पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हाई रिएक्टिव। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे। तो याद कीजिए बच्चों, जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आता है, यानी हाई रिएक्टिव मेटल, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये सब हाई रिएक्टिव होते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज होता है। तो वही हम यहां पर पढ़ेंगे। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। वह मेटल जो कि रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस मेटल को ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी कहते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से। फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाने की कोशिश की गई है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, यानी जो हाई रिएक्टिव है, उनको ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उनके मोल्टन क्लोराइड के फॉर्म में। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करके बताया गया कैसे। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। इसमें बच्चों दो रॉड लिया जाता है। अगर डायग्राम बना हो, जी हाँ डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें दो रॉड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड। अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो अभी आप पहले ये समझ लीजिए। जो मेटल्स होता है वो डिपोजिट होता है कैथोड के पास, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। वेयर एज क्लोरीन इज लिबरल एट द एनोड। जो क्लोरीन होता है वो लिबरल होता है एनोड पर, जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। यानी कैथोड पे मेटल आएगा और एनोड पे क्लोरीन रिलीज होगा। कैथोड पे मेटल आएगा जो हाई रिएक्टिव मेटल है यानी सोडियम, कैथोड पे मेटल आएगा और एनोड पे क्लोरीन आएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इन मेटल को रिफाइनिंग कैसे करोगे, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस पेज को, फिर पेज खत्म हो जाएगा। हर बार आप पेज रिवाइज करते हो। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्या होता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए और मशीनी पार्ट्स को जोड़ने के लिए। रिएक्शन ये रहा। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, तो हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं बहुत ज्यादा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो हाई रिएक्टिव मेटल है इनको ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन क्लोराइड में। इस मेटल को हमें करने के लिए हमें दो रॉड लेने पड़ते हैं, कैथोड एनोड, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा ये वाला एक्टिविटी। तो जो मेटल्स होगा वो कैथोड पे जाके जमा होगा और क्लोरीन जो होगा लिबरल होगा वो एनोड पे जाके होगा। यहां पे आपको लिखना पड़ा है कैथोड पर मेटल आएगा और एनोड पर क्लोरीन रिलीज होगा। ठीक है, ये एज इट इज आप याद कर लेना। हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है ये हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है। देखिए अब तक आपने जो ये टेबल पढ़ा था ना, जिसमें आपने मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, इन सबको अलग अलग पढ़ा था कि भाई ये हाई रिएक्टिव है, ये मीडियम रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, एक्सट्रैक्शन पढ़ा था ना आपने। इतना करने के बावजूद भी ना मेटल जो बच्चों को प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, हमें अभी भी कोई दिक्कत है। अभी भी मेटल जो है प्योर फॉर्म में नहीं मिला। तो प्योर फॉर्म में मेटल को करने के लिए हमें रिफाइन करना पड़ता है।
चाहे वो आप हाई रिएक्टिव की बात करो, चाहे मीडियम रिएक्टिव की बात करो, चाहे लो रिएक्टिव की बात करो, आपको मेटल को बाद में रिफाइन करना ही पड़ेगा। और मेटल को रिफाइन करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का इस्तेमाल होता है, जो हाई रिएक्टिव के लिए आपने पढ़ा था। इसलिए आपके एनसीईआरटी बुक उठा के देखो, ये अलग से एक्सप्लेन है, इसलिए यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं था। जो हाई रिएक्टिव मैंने अभी टॉपिक आपको बताया था, यहां पर ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं था। अभी मैंने पीछे आपको बताया था ये हाई रिएक्टिव मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं था, बस आपको बता दिया कैथोड एनोड, कैथोड पे मेटल आएगा, एनोड पे नॉन मेटल होगा, बस ये बता खत्म कर दिया। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हम अलग से भी ये पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ लेते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता क्या है। द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव। देखिए मेटल जो हमें मिला था बहुत सारे मेथड से, जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किया था, आपको एक एक करके बताया था, उन सभी से भी आर नॉट वेरी प्योर। उन सबसे मिलने वाला मेटल ना ज्यादा प्योर नहीं होता। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सारे मेथड करने के बावजूद भी ना हमें मेटल तो मिल गया, लेकिन अभी मेटल प्योर नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, जिसको मार्केट में बेचे और बहुत ज्यादा पैसा मिले। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, उनके अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज है, विच मस्ट बी रिमूव, जिसको रिमूव करना जरूरी है टू ऑब्टेन प्योर मेटल, ताकि हमें प्योर मेटल मिले। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड, सबसे ज्यादा वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को रिफाइन करने के लिए इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के नाम से जाना जाता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब है मेटल को प्योर फॉर्म में लाना। ये सारे मेथड जो अभी हमने ऊपर किए थे, इन सबसे भी हमें प्योर मेटल नहीं मिला था। अब मेटल को प्योर फॉर्म में ये सब करने के बाद, पहले ये सब होगा, पहले ये सब मेथड फॉलो होंगे, उसके बाद जो हमें मेटल मिला, देखो यहां भी मेटल मिला, यहां भी मेटल मिला, यहां भी मेटल मिला, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें रिफाइनिंग करना पड़ता है। और रिफाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मैनी मेटल, बहुत सारे मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन सबको इलेक्ट्रोलाइटिकली से प्यूरिफाई किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस मेथड में द इम्प्योर मेटल, जितने भी इम्प्योर मेटल होते हैं, इज मेड द एनोड, वो एनोड बनाते हैं, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल, और एक थिन स्ट्रिप लिया जाता है प्योर मेटल का, इज मेड द कैथोड, जो कि कैथोड बनाता है। इट मीन्स इम्प्योर मेटल जो होगा वो एनोड के लिए है, और जो प्योर मेटल होगा वो कैथोड के लिए होगा। सिंपल सा मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। ये जो आपको दो रॉड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कैथोड और एनोड, तो प्योर मेटल जो हो गया वो सब कैथोड के पास आएंगे, और जो इम्प्योरिटीज से बनेगा वो होगा एनोड। जो इम्प्योरिटीज होगा यानी इम्प्योर कॉपर जो होगा वो होगा एनोड, और जो प्योर कॉपर होगा वो कैथोड होगा। यानी प्योर मेटल से बनने वाला स्ट्रिप, प्योर मेटल से बनने वाले स्ट्रिप को कैथोड कहते हैं, और इम्प्योर मेटल से बनने वाले स्ट्रिप को एनोड कहते हैं। ये था आपका पॉइंट सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्योर स्ट्रिप को हम एनोड, कैथोड कहेंगे, और इम्प्योर स्ट्रिप को हम एनोड कहेंगे। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल, एक मेटल सोल्यूशन सॉल्ट लेना पड़ेगा। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, एक आपको सोल्यूशन लेना पड़ेगा मेटल सॉल्ट का। जैसे यहां पर आप देखिए मैंने एक मेटल सॉल्ट लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप देख रहे हो, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप देख रहे हो, इसी को बोलते हैं मेटल सॉल्ट। अ सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट, एक सोल्यूशन लेना पड़ेगा मेटल सॉल्ट का। इस प्रोसेस में यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए। ऑन पासिंग द करंट, जैसे ही करंट आप पास करोगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, द प्योर मेटल फ्रॉम द कैथोड, जो कैथोड से जो प्योर मेटल होगा, कैथोड याद है ना प्योर मेटल वाला, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, द प्योर मेटल फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से जो प्योर मेटल होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। जो प्योर मेटल होगा वो, जो प्योर मेटल होगा, ये वाला प्योर जो आपने कैथोड वाला पढ़ा था, ऑन पासिंग द करंट, जैसे आप करंट पास करोगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, द प्योर मेटल फ्रॉम द कैथोड, यहां कैथोड आएगा बच्चों, फ्रॉम द कैथोड, द प्योर मेटल फ्रॉम द कैथोड, प्योर मेटल जो होगा कैथोड का डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में,
An equivalent amount of pure metal from the electrolyte it deposit on the cathode. और इतने ही मात्रा में जो यहाँ का मेटल होगा, इम्प्योर मेटल, वो कैथोड के पास जमा हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा ये प्योर मेटल रिलीज करेगा उतना ही प्योर मेटल इस पर इकट्ठा हो जाएगा। यानी ये प्योर मेटल को रिलीज कर रहा है और यहां से जो इम्प्योर मेटल है उसका प्योर फॉर्म इसके पास कैथोड के पास जाके जमा हो रहा है। कैथोड के पास जितना ही प्योर मेटल रिलीज करेगा उतना ही प्योर मेटल इसके पास इकट्ठा हो जाएगा। आगे, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, उतने ही मात्रा में जितना उसने रिलीज किया था ना मेटल, उतने ही मात्रा में जो प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट के पास डिपोजिट हो जाएगा कैथोड के पास, वो कैथोड के पास इकट्ठा होता जाएगा। यानी ये प्योर मेटल को रिलीज कर रहा है और यहां से इम्प्योर मेटल के अंदर जो प्योर मेटल था, यानी यहां जो शुद्ध रूप था मेटल का, कॉपर का, वो उतने ही मात्रा में कैथोड के पास जाके डिपोजिट हो जाता है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, अब जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है गो इनटू द सोल्यूशन, इम्प्योरिटी जो यहां से निकलेगी वो सोल्यूशन में जाएगा। द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, और जितने भी जो इम्प्योरिटीज होगी वो एनोड के नीचे जमा हो जाता है, एनोड के नीचे यहां पर जमा हो जाता है। जितने भी इम्प्योरिटीज होती है वो एनोड के नीचे यहां पर जमा हो जाता है, एंड आर नोन एज एनोड मड, जिसको एनोड मड कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास ना दो स्ट्रिप होंगे। देखिए सिंपल मैं आपको एक एक वर्ड पर दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का इस्तेमाल कहां होता है, तो कॉपर के लिए, जिंक के लिए, टिन के लिए, निकल के लिए, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के लिए मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल से बनता है एनोड और प्योर मेटल से बनता है कैथोड। यानी ये प्योर मेटल से बना है, प्योर कॉपर से बना है, और ये इम्प्योर कॉपर से बना है। इसको कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे। और सोल्यूशन हम लोग लेंगे मेटल सॉल्ट का, ये हमने कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट आपको याद होगा, ये हमने मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। दो स्टेप बने थे, कैथोड एनोड, हमने सोल्यूशन ले लिया। अब जैसे ही करंट आप पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो प्योर मेटल जो होगा कैथोड का वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जो प्योर मेटल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, उतने ही मात्रा में जो प्योर मेटल यहां से निकलेगा वो डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पर, उतने ही मात्रा में प्योर मेटल यहां से निकलकर इस पर डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी इनप्योरिटीज होंगी, जितने भी गंदगी होंगी, वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे एनोड के नीचे। एनोड के नीचे सारे के सारे इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाता है। इम्प्योरिटी जो होती है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के नीचे सारी इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम एनोड मड, इसको एनोड मड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जब भी आता है 5 मार्क्स में आता है। ये बीच के 2-4 टॉपिक थे थोड़े हार्ड है, इनको ध्यान से करना। अब बहुत सिंपल है, अब बहुत सिंपल आपका चलेगा, सिंपल तरीके से खत्म हो जाएगा। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। When the surface of a metal, जब किसी मेटल का सरफेस is attacked by air, water और some other substances, जब किसी मेटल का जो सरफेस, जब कोई किसी मेटल का सरफेस अटैक होता है एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या किसी अदर सब्सटेंस के द्वारा, इट इज सेड टू बी कोरोड, इसको कोरोड कहते हैं। और दिस फिनोमिना इज नोन एज कोरोजन, और इस फिनोमिना को कोरोजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, आयरन पे ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, सिल्वर पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, याद होगा आपको, हम कोरोजन पढ़ चुके हैं, तो आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो। जब किसी मेटल पर अटैक होता है एयर द्वारा, वाटर द्वारा या किसी अदर सब्सटेंस द्वारा, उसको कोरोड कहते हैं, और इस फिनोमिना को कोरोजन बोला जाता है। शो डैट बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर कोरोजन, आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें बताया गया था कि कोरोजन के लिए ना एयर एंड वाटर दोनों जरूरी है। कोरोजन तभी लग सकता है जब एयर भी हो और वाटर भी हो। आयरन पर कोरोजन यानी रस्टिंग तभी होगा जब एयर एंड वाटर दोनों होगा। तो ये आपके बुक में लास्ट में आप बुक खोलोगे तो देखना ये वाली एक्टिविटी होगी। तो ये वाली एक्टिविटी बहुत ज्यादा पेपर में आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, 1 बाय 1 करके पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। पोर सम वाटर इन द ट्यूब ए, ट्यूब ए में आप कुछ पानी ले लो, उसको बंद कर दो। इन दिस नेल्स आर इन कॉन्टैक्ट बोथ विथ एयर एंड वाटर, पहले ट्यूब में जो आयरन नेल्स है, ये आयरन नेल्स है, आयरन नेल्स है, ये यहां पे दोनों चीज है, यहां तक तो वाटर है और उसके ऊपर एयर है, तो यहां पर दोनों चीज है, वाटर भी है और एयर भी है। तो ये ट्यूब ए की बात हुई है। अब हम आते हैं ट्यूब बी में। ठीक है,
पोर बॉइलिंग वाटर, अब आपने बॉइलिंग वाटर यहां ले लिया ट्यूब बी में, कवर विथ लेयर ऑफ वाटर विथ 1 ml ऑफ ऑयल, ऊपर से ऑयल डाल देना है, पानी के ऊपर ऑयल डाल देना है ताकि एयर से इसका कांटेक्ट ना हो। पानी, ये पानी लिया ना, उसमें आप ऑयल डाल दो ताकि एयर से इसका कांटेक्ट ना हो, एयर ऊपर है, एयर से इसका कांटेक्ट ना हो अगर आप ऑयल डाल दोगे तो आप ट्यूब बी में आपने बॉइलिंग वाटर लिया, ऊपर से आपने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। इन दिस केस नेल आर इन कॉन्टेक्ट विद वाटर ओनली, इस वाले केस में नेल का जो कॉन्टेक्ट है वो केवल वाटर से, एयर से कॉन्टेक्ट नहीं है। पहले में क्या था, पहले में वाटर भी था एयर भी था, दूसरे में केवल वाटर है क्योंकि एयर से इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ऑयल डाल दिया। अब सी की बात करते हैं, सी में देखिए क्या हुआ, पुट सम कैल्शियम क्लोराइड, आपको हाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड ऐड करना है, ये कैल्शियम क्लोराइड हमने ऐड किया यहां पर, इन द ट्यूब कैन कॉर्क इट, और उसको बंद कर दीजिए। अब आप देखोगे कि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो कैल्शियम क्लोराइड आपने डाला है ना यहां पर, ये सारा का सारा एयर मॉइस्चर वाटर सबको ट्यूब में से इसने एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम द एयर, सो दैट नेल इन दिस ट्यूब आर इन कॉन्टेक्ट विद ड्राई एयर ओनली। अब यहां पर केवल ड्राई एयर है, एयर नहीं है, ड्राई एयर है, मॉइस्चर नहीं है। अब यहां पर तीनों समझ में आ गए बच्चों, पहले ट्यूब में वाटर भी है और एयर भी है, दूसरे ट्यूब में केवल वाटर है, एयर नहीं है, तीसरे में ड्राई एयर है, यहां पे मॉइस्चर और वाटर नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड ने मॉइस्चर और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया था। नाउ लीव दिस ट्यूब फॉर ए फ्यू डेज, अब कुछ दिनों के लिए ट्यूब को छोड़ दो। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करोगे, नेल्स ओनली ट्यूब ए गेट रस्टेड, केवल ए में रस्टिंग होगा और किसी में रस्टिंग नहीं होगा। एंड नेल्स इन ट्यूब बी एंड सी आर नॉट अफेक्टेड एंड रिमेन एज ओरिजिनल टेकर, और बी और सी में जो नेल्स होंगे वो एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाएंगे। कितना सिंपल एक्टिविटी समझ में आ गया। एक बार शॉर्ट में जल्दी समझा दूं मैं आपको, पूरी एक्टिविटी हम शॉर्ट में समझ लेंगे। पहले ट्यूब में वाटर भी है एयर भी है, दूसरे ट्यूब में केवल वाटर है एयर नहीं है क्योंकि हमने यहां बीच में ऑयल डाल दिया था ताकि एयर से इसका कांटेक्ट ना हो। तीसरे में हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, इसने सारा एयर मॉइस्चर यहां से ऑब्जॉर्व कर लिया, यानी इसमें केवल ड्राई एयर है। कुछ दिनों छोड़ोगे तो केवल रस्टिंग ए में होगा, बी और सी में रस्टिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें एयर एंड वाटर दोनों है। इन दोनों में नेल्स एज इट इज आपको मिलेंगे जैसे आपने कुछ दिन पहले इसको छोड़ा था। तो इससे प्रूव होता है कि रस्टिंग के लिए एयर एंड वाटर दोनों होगा तभी रस्टिंग होगी, वरना रस्टिंग नहीं होगा। अगले पेज पे आते हैं, मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेथड प्रिवेंट कोरोजन, आप मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखिए, उसमें मैंने 7 मेथड बताया। मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से बचने के 7 मेथड मैंने वहां पे बता रखा है। यहां भी मैं आपको बताऊंगा 7 ही मेथड है, बट यहां पे इकट्ठा कर दिया इन सबको। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके, क्रोम प्लेटिंग करके, एनोडाइजिंग करके, एलॉय बनाकर। बताइए कितने मेथड मैंने आपको बता दिया जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। पेंटिंग फर्स्ट हो गया, ऑयलिंग सेकंड हो गया, ग्रीजिंग थर्ड हो गया, गैल्वेनाइजिंग फोर्थ हो गया, क्रोमियम पेंटिंग 5 हो गया, एनोडाइजिंग 6 हो गया, मेकिंग एलॉय 7 हो गया। तो 7 मेथड तो मैं आपको यहां भी बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप कोरोजन को बचा सकते हो, कोरोजन से मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। गैल्वेनाइजिंग इज अ मेथड। अब एक अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग। ये मैं आपको चैप्टर 1 में समझा चुका हूं, आप चाहो तो चैप्टर 1 का वीडियो देख लेना। गैल्वेनाइजिंग एक मेथड होता है प्रोटेक्टिंग स्टील, स्टील को प्रोटेक्ट करने का और आयरन को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से, बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करके। मान लीजिए मेरे पास ना आयरन है, ये आयरन रॉड है, ठीक है, ये आयरन रॉड है। अब आयरन रॉड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे। ये जिंक की कोटिंग चला दी, आयरन रॉड पे जिंक की कोटिंग कर देंगे। तो आयरन पे जब आप जिंक की कोटिंग करोगे, आयरन पे जिंक की कोटिंग करोगे तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। गैल्वेनाइजेशन वो मेथड होता है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं स्टील और आयरन को रस्टिंग से, उस पर कोटिंग कर देते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग कर दी आयरन पे, ये आयरन था और ऊपर से जिंक की कोटिंग कर दी, इससे लोहे पर कभी जंग नहीं लगेगा। नाउ स्टेनलेस स्टील क्या होता है, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ, अगर आयरन को आप मिक्स कर दोगे निकल से एंड क्रोमियम से, अगर आयरन को आप मिक्स कर दोगे निकल से और क्रोमियम से, वी गेट स्टेनलेस स्टील, हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। आपके घर में बर्तन होगा,
उस बर्तन पे, नए बर्तन पे टैग देखिए, सब पे लिखा होता है आजकल स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में 3 चीज का मिक्सचर होता है, आयरन, निकेल, क्रोमियम, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि बहुत हार्ड भी होता है और ये कभी रस्ट नहीं होता। एंड एलॉय, एलॉय क्या होता है? तो एलॉय जो होता है बच्चों एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये भी कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल होगा, और मेटल या एक मेटल हो सकता है और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एलॉय, तो एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर मेटल्स हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा मेटल का मिक्सचर हो सकता है, या फिर एक मेटल भी हो सकता है और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। एमेलगम क्या होता है? इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर कोई एक मेटल मरकरी है, मरकरी को आप किसी और के साथ मिक्स करोगे तो उस एलॉय को हमेशा एमेलगम बोलेंगे। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर एक मेटल मरकरी है, यानी मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिक्स करोगे तो जो एलॉय बनेगा उसको अमलगम बोला जाता है। ब्रास क्या होता है? तो एन एलॉय, ये एक एलॉय होता है जिसमें 2 चीजों का मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रास तैयार होता है। याद रखोगे, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपके बुक में लास्ट में दिया हुआ है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ब्रास एक एलॉय है जिसमें 2 चीजों का मिक्सचर होता है, कॉपर एंड जिंक का। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्रॉन्ज क्या होता है? व्हाट इज ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज किसे बोला जाएगा? व्हाट इज ब्रॉन्ज? ये भी एक एलॉय है जिसमें कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। शोल्डर क्या होता है? व्हाट इज शोल्डर? शोल्डर आपसे पूछा जाएगा, शोल्डर क्या होता है? एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, इसमें लेड और टिन मिला होता है, लेड और टिन का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। शोल्डर क्या होता है? इसमें लेड और टिन होता है। प्योर गोल्ड के बारे में जान लो। प्योर गोल्ड नॉन एज 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड जो कि 24 कैरेट गोल्ड कहलाता है, इज वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि अगर आपने इस पे हल्का सा भी प्रेशर डाल दिया तो ये टूट जाएगा बिस्किट की तरह। इट इज देयर फोर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए ये सुटेबल नहीं है, सही नहीं है ज्वेलरी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हल्का सा अगर प्रेशर पड़ेगा वो टूट जाएगा। प्योर गोल्ड जो कि 24 कैरेट का होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए ये सुटेबल नहीं होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। इट इज एलॉयड, तो इसको एलॉय में कन्वर्ट किया जाता है, यानी गोल्ड में मिक्स किया जाता है, आइदर सिल्वर और कॉपर, या तो सिल्वर मिक्स कर देंगे या कॉपर मिक्स कर देंगे टू मेक इट हार्ड, ताकि वो हार्ड बन जाए। तो मार्केट में मिलने वाले जो ज्वेलरी होते हैं वो मोस्टली 22 कैरेट के होते हैं। मार्केट में मिलने वाले जो हॉलमार्क ज्वेलरी होते हैं, जो सर्टिफाइड ज्वेलरी होते हैं, मोस्टली 22 कैरेट के होते हैं। उसमें 2 कैरेट जो होता है वो सिल्वर और कॉपर का मिक्स होता है ताकि वो हार्ड हो जाए। तो ये प्योर गोल्ड के बारे में डिटेल था। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, जिसमें ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया जाता है एल्युमिनियम के ऊपर। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, जिसमें एक थिक ऑक्साइड लेयर चढ़ा दिया जाता है एल्युमिनियम के ऊपर। तो एल्युमिनियम के ऊपर अगर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देंगे तो उसको एनोडाइजिंग कहेंगे। एल्युमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर, जो एल्युमिनियम होता है वो डेवलप करता है एक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर वो एयर के साथ एक्सपोज होगा या मिक्स होगा। इट मीन्स एल्युमिनियम जब एयर के कांटेक्ट में आएगा, जब एल्युमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर थिन ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है। When aluminum contact with air, it develop a thin oxide layer. It is called anodizing. This aluminum oxide, अभी aluminum oxide बन गया क्योंकि aluminum oxide की लेयर चढ़ गई। तो this aluminum oxide coat makes it resist to further corrosion. इससे corrosion नहीं होगा। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कोट हो गया, ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ गई एल्युमिनियम के ऊपर, मेक इट रेसिस्ट, वो रेसिस्ट कर सकता है टू फर्दर कोरोजन, कोरोजन को रोक सकता है। तो एनोडाइजिंग वो मेथड होता है जिसमें हम एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं ताकि उसका रस्टिंग ना हो। तो इस पेज पे जल्दी पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर। शोल्डर क्या होता है? लेड और टिन का मिक्सचर। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्वेलरी आप नहीं बना सकते। इसको एलॉय किया जाता है सिल्वर और कॉपर से मिलाकर ताकि हम ज्वेलरी बना सकें, थोड़ा हार्ड बना सके। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उसका फर्दर कोरोजन ना हो।
ठीक है। नाउ बच्चों अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, अंतिम टॉपिक पे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी बीच में बहुत ट्रेंड में चला था ओम्फो, आपने सुना होगा ओम्फो, ऐसे याद रहेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड साइंस में भी होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? सच मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ ऑक्स, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड के साथ भी एज वेल एज बेस के साथ भी। सच मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट कर जाए दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिंपल वर्ड में देखिए, ऐसे मेटल ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और जो बेस के साथ भी रिएक्ट करें। ये मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करें तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाए। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए और दोनों ही केस में सॉल्ट एंड वाटर बनाए, ऐसो को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ताकि सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस कर सके, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे तो भी सॉल्ट एंड वाटर, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करे तो भी सॉल्ट एंड वाटर। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां पे बच्चों ये हमारा पूरा कंप्लीट जो चैप्टर 3 था वो कंप्लीट होता है। ये पूरा जो मैंने आपको नोट दिया है इसमें बहुत सारे टीचरों की हार्डवर्क है, मेहनत है, कई सालों का बोर्ड के पेपर चेक करने का एक्सपीरियंस है। आप बिलीव मानिए, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, पूरा देखा है, सारा टॉपिक कवर किया है, इससे बाहर का आपके एग्जाम में कभी कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो को बार बार देखोगे, समझ के चलोगे, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि नॉलेज जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आपका इंक्रीज होगा। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। अपना ध्यान रखना और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना। शुक्रिया सभी का।